नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। आज 2 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में एससीओ समिट में होंगे शामिल। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी ढेर, तलाशी अभियान जारी। हिमाचल में पौंग बांध से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। कांगड़ा में हालात हुए खराब। एनडीआरएफ और प्रशासन ने 800 लोगों को सुरक्षित निकाला। पंजाब के पठानकोट में माधोपुर हेडवर्क्स के 3 फ्लड गेट टूटे। रावी नदी का बढ़ने लगा जलस्तर। एनडीआरएफ ने संभाली कमान। सेना भी बचाव अभियान में जुटी। और अमेरिका में मिनियापोलिस चर्च के अंदर फायरिंग, 2 स्कूली बच्चों की मौत, 17 घायल। 23 साल के शूटर ने खुद को भी मारी गोली। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 2 देश जापान और चीन की विदेश यात्रा के लिए रवाना होंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी जापान में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं वार्षिक भारत जापान शिखर बैठक में भाग लेंगे। देखिए टोक्यो में मौजूद हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। दुनिया के 2 सबसे पुराने और मजबूत लोकतंत्र भारत और जापान के बीच कारोबारी संबंधों की बुनियाद अब नए दौर में नए विस्तार के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 8वीं जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान के उद्योगपतियों के साथ एक बिजनेस लीडर्स के मंच को साझा करेंगे। इस मंच का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना। भारत में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए जापान के निवेशकों का रुझान अब चीन और आसियान देशों से हटकर भारत की ओर बढ़ रहा है। The business sentiment toward India is historically high at this moment. Over 80% of Japanese companies in India is now considering to expand their investment and business in next 1-2 years. So this visit will create more kind of confidence of this bilateral business relationship. जेट्रो के ताजा सर्वे में 80% जापानी कंपनियों ने अगले 2 सालों में भारत में कारोबार बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। जापान ने 2000 और 2024 के बीच भारत में करीब $44 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो भारत की कुल एफडीआई का 6% है। भारत और जापान के बीच 2023-24 में कुल कारोबार करीब $23 अरब रहा। इसमें भारत का जापान में $5 अरब का एक्सपोर्ट रहा और करीब $18 अरब का इंपोर्ट। भारत में निवेश की तैयारी कर रही जापान की कंपनियों में भी भारतीय टैलेंट को लेकर भरोसा बढ़ रहा है और वे भी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हैं। Japan has invested in India infrastructure, technology and manufacturing. At the same time, India offers a young workforce and a large market which supports Japan's economy. Together, our cooperation brings stability and prosperity, not only to our nations, but also to the wider Indo-Pacific region. India offers massive market, top IT talent, and entrepreneurial energy. At Beyond the Next Ventures, our mission is to bridge these strengths, linking capital, talent, and technology to help startups tackle global challenges in healthcare, sustainability, and deep tech. I believe the Japan-India partnership is necessity. Prime Minister Modi's visit will encourage more Japanese firms to collaborate with India. उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बार के जापान दौरे में दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा भी की जा सकती है। इस वक्त भारत में 1400 से ज्यादा जापानी कंपनियां 8 से ज्यादा राज्यों में कारोबार कर रही हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई मेट्रो में जापान की भागीदारी और अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे में सहयोग का सशक्त उदाहरण है। भारत और जापान दो ऐसे देश जिन्होंने समय की कसौटी पर लगातार अपनी दोस्ती को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा
दोनों देशों के बीच कारोबारी और कूटनीतिक संबंधों को तो नई दिशा देने ही वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर भी होंगी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों ही देश कौन से बड़े निर्णय लेते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय का मानना है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं और भारतीयों को लेकर जापान का नजरिया बेहतर हुआ है। भारतीय समुदाय पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मोदी जी की वजह से जो इन जनरल इंडिया को पहचान मिली है, सिर्फ जापान में ही नहीं, सारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो बिल्कुल मोदी जी की वजह से ही हुई है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में और ज़्यादा जापानीज़ लैंग्वेज को लेकर अगर ट्रेनिंग की जाए तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने का सारे इंडियन डायस्पोरा उत्साहित हैं और यहाँ उम्मीद है कि बिजनेस भी बढ़ेगा। हम मोदी जी का एकदम आर्डेंट फैन हैं, क्योंकि मोदी जी तो एक कर्मयोगी होता है। इंडियन डायस्पोरा ये सब बहुत गर्व से बोल सकता है कि हम अपने देश के ऐसे नेता से मिलते हैं जिन्होंने इंडिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ऊपर लाया है। रुक करते अगली खबर का। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। नौशहरा नरद के पास नियंत्रण रेखा पर सेना ने इन घुसपैठियों को ढेर कर दिया। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस दौरान 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। और अब बात बदलते बिहार की, क्योंकि पलायन की वजह से टूटता बिखरता परिवार कभी बिहार की नियति बन चुका था। अर्थव्यवस्था को गति देने का सरकार का प्रयास अब जमीन पर नजर आ रहा है। बिहार के मनीष झा, मुकुल कुमार और नजरुल आलम को अब घर के पास ही काम मिल गया है। घर के पास ही काम मिलने से लोगों की खुशी दोगुनी हो चुकी है। रिवर्स पलायन से गांव की आबादी कम होने से रुकती है और वहां के विकास को बढ़ावा मिलता है। इसका सटीक उदाहरण आप बिहार में देख सकते हैं। राज्य में बड़ी तादाद में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के बाद यहां बड़े पैमाने पर बिहार से दूसरे राज्यों में कमाने गए कामगारों का रिवर्स पलायन हुआ है। आइए देखते हैं ऐसे ही कामगारों की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। बिहार अब वो बिहार नहीं रहा जहां से दूसरे राज्यों की ओर पलायन होता था। बिहार में अब रिवर्स पलायन हो रहा है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग कौशल वाले हजारों कामगार अपने घर की ओर लौट रहे हैं, जहां इन्हें पहले से ज्यादा सहूलियत और वेतन दोनों मिल रहा है। मुजफ्फरपुर की हाई स्पीड कमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंट एंड फिनांस मैनेजर मनीष झा बताते हैं। मैं इससे पहले जमशेदपुर में हिंदुस्तान मीडिया में काम कर रहा था। अभी यहाँ पे बिहार में ये जब से इंडस्ट्री आई है, हम लोग को अच्छा मौका मिला है जो घर के पास आकर के यहाँ पे फैमिली के साथ रह रहे हैं और अच्छा ढंग से काम भी कर रहे हैं और सब सुविधा भी मिल रही है। परिवार में साल में एक बार जाना होता था, थोड़ा टाइम लगते थे, छुट्टी का दिक्कत ये हो सब। यहाँ पे पास में घर है तो फैमिली के साथ रह रहे हैं। दक्षिण में बेंगलुरु और फिर उत्तर में देहरादून में काम करके बिहार वापस लौटे मुकुल कुमार की माने तो यहाँ जब देखे कि यहाँ कंपनी चालू हो गया है तो अपना इस जगह पर आकर काम कर रहे हैं। साफ सुथरा नजर पड़ रहा तो वहाँ पैसे के कारण से पैसा बचता नहीं था, इसी कारण यहाँ के अब काम कर रहे हैं। बिहार में काम कर रहे हैं, यहाँ अच्छा लग रहा तो इसी कारण से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ फैमिली है। नजरुल आलम मानते हैं कि बिहार में अब सब अच्छा हो रहा है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि बिहार में ऐसी और भी कंपनियां खुलें, जैसी कंपनी में उन्हें काम मिल गया है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ जो श्री नीतीश कुमार जी से, और ऐसा एक आध कंपनी हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा काम है, कोई तकलीफ नहीं, बहुत आराम से काम कर रहा हूँ। आपने देखा बिहार में रिवर्स माइग्रेट कामगारों की कहानी। कामगारों के बिहार में रिवर्स माइग्रेशन के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आ रही है। हम फिर आएंगे बिहार में हो रहे सफल रिवर्स माइग्रेशन की नई कहानी को लेकर। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का प्रकोप जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कुल्लू जिले में ब्यास नदी के उफान पर होने से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया है। मौसम विभाग ने आज हमीरपुर, ऊना, सिरमौर और शिमला के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अंदेशा जताया है, जबकि अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बने पोंग बांध में जलस्तर खतरे के निशान से ज्यादा ऊपर चला गया है, जिसके बाज बांध से 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला लिया गया है। इस फैसले का असर 17 पंचायतों के 80 गांव पर पड़ सकता है, जिन्हें खाली कराने का आदेश दिया जा चुका है। कुल्लू, मनाली और चंबा जिलों के अधिकांश हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं कुदरत के कहर की गवाही दे रही हैं। कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क सेवा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है, तो वहीं बिजली पानी की आपूर्ति भी ठप है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। बीती रात ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से इंदौरा स्थित निजी यूनिवर्सिटी का परिसर डूब गया। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर 427 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आप टीवी स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी परिसर का हाल साफ तौर पर देख सकते हैं, किस तरह से बारिश अपना कहर बरपा रही है और लगातार रेस्क्यू टीम अपना ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी का परिसर जब डूब गया तो सैकड़ों छात्र छात्राएं और स्टाफ इसमें फंस गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एनडीआरएफ से मदद मांगी और सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कठिन हालात के बीच छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आज भी बचाव अभियान लगातार जारी है। वहीं एनडीआरएफ ने मंड और सनोर क्षेत्रों में फंसे हुए 26 और लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश और पौंग बांध से छोड़े गए पानी ने बड़ी तबाही मचाई है। खासकर इंदौरा और मंड क्षेत्र के बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जहां कई गांव पानी में डूब गए हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर अब तक करीब 800 फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं पौंग बांध से आज दोपहर पानी की मात्रा और बढ़ाई जाएगी, जिससे हालात और भी विकराल हो सकते हैं। प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है, लेकिन कई ग्रामीण चोरी के डर से अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। फिलहाल इलाके में राहत और बचाव का काम भी तेजी से जारी है। वहीं पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर है, जिससे कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरनतार के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। रावी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पठानकोट में माधोपुर हेडवर्क्स के 3 फ्लड गेट टूट गए हैं। भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। पठानकोट में सेना ने बाढ़ में फंसे 46 लोगों को निकाला और 750 किलो से अधिक राहत सामग्री भी पहुंचाई। डेरा बाबा नानक में एक अहम ऑपरेशन में वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से 38 सैन्य कर्मियों और बीएसएफ के 10 जवानों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया।
राज्य में स्थिति को देखते हुए वायुसेना का राहत और बचाव अभियान जारी है। वहीं एनडीआरएफ ने गुरदासपुर के नवोदय विद्यालय में फंसे 200 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को नोटिस भेजकर बच्चों की जिंदगी खतरे में डालने को लेकर जवाब भी मांगा है। तो लगातार 3 दिनों की भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में आज मौसम कुछ बेहतर हुआ है। जनजीवन सामान्य हो रहा है। बाढ़ और भूस्खलन ने जम्मू कश्मीर में काफी तबाही मचाई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। स्कूल और कॉलेज आज भी बंद रहेंगे। कॉल और इंटरनेट सर्विस बहाल हो चुकी है। हालांकि बिजली और पानी की समस्या अभी भी कई स्थानों पर बनी हुई है। प्रशासन ने कहा है कि वो सुविधाओं को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जम्मू के हालात की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। तो लगातार 3 दिनों से जो भारी बारिश हो रही थी उससे अब थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि स्कूल और कॉलेजों को बंद रखा गया है ताकि बच्चों की जान माल को बचाया जा सके, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के हालात पर अपडेट दिया है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मौसम विभाग की ओर से आश्वस्त करने वाली रिपोर्ट आई है। जम्मू और कश्मीर के कल के खराब मौसम में आज सुधार हुआ है। आईएमडी ने आज और कल के मौसम के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी को येलो अलर्ट में बदल दिया है। वहीं आज और कल जम्मू, उधमपुर और डोडा के केवल 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा 24 घंटों में 7 से 11 सेंटीमीटर होने की संभावना है। 29 अगस्त को पूरे जम्मू और कश्मीर के मौसम में और सुधार आने की संभावना है। अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। यहाँ यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आज सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर 205.46 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। हथिनीकुंड बैराज से 36,577 क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 58,290 क्यूसेक और ओखला बैराज से 42,006 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही दिल्ली सरकार ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज में पिछले कुछ समय से गंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा घाट पानी में डूब गए हैं। वहीं बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 33 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं प्रयागराज में भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। राहत और बचाव दल ने यहां से करीब 9 लोगों को रेस्क्यू किया है। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आधिकारिक अल्जीरिया यात्रा के दौरान थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वहां के सैन्य प्रशिक्षण प्रमुख मेजर जनरल ओमारी के साथ बातचीत की। दोनों के बीच प्रशिक्षण पद्धतियों, व्यावसायिक सैन्य शिक्षा, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और अधिकारियों एवं कैडेट्स के लिए संभावित आदान प्रदान कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अल्जीरिया के सैन्य उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। इस बातचीत का केंद्र भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग के अवसरों को रहा। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। नक्सलवाद खात्मे की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बुधवार को एक साथ
30 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन नक्सलियों पर कुल 81 लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि जिले में लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद से नक्सलियों पर दबाव बना हुआ है। सड़क, बिजली, पानी और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने लगी है, जिससे इलाके में काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल 1 जनवरी से अब तक 331 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और 307 ने आत्मसमर्पण किया है। नैनीताल जिले के मल्लीताल में देर रात एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने की घटना सामने आई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उसका शव बरामद कर लिया गया है। मौके पर मौजूद आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि पूरा पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है, हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि मल्लीताल मार्केट में आग लग गई है। आग लगने के कारण क्या है, इस संबंध में अभी जांच की जाएगी, तभी मालूम हो पाएगा। लेकिन हमारी सभी फोर्सेस, लोकल थाने ने, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, इनके द्वारा मौके पर पहुंच के आग को कंट्रोल किया गया टाइमली। फिलहाल एक कैजुअलिटी है, लेकिन जो भी पॉसिबल सहयोग परिवार के लिए वो हम कर रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी बीच पर एक 8 फुट ऊंची अद्भुत गणेश प्रतिमा बनाई है, जो करीब 1500 नींबू और 4.5 टन रेत से बनी है, जो आत्मनिर्भर भारत का संदेश दे रही है और आध्यात्मिकता के साथ राष्ट्रीय भावना के सटीक मिश्रण को दर्शा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी के अवसर पर लालबाग चौराहा के पंडाल पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री ने बप्पा से पूरे देश की सुख और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि वो काफी सालों के बाद यहां दर्शन के लिए आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी देवघर स्थित मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन किए। गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 77 वर्षों से देवघर में गणेश चतुर्थी मनाते वो आ रहे हैं। वहीं बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने भी भगवान गणेश का स्वागत अपने नए घर में किया है। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि जब से वो मुंबई आए हैं तब से लेकर आज तक बप्पा ने उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाया है। बप्पा ने हमेशा हाथ थामा है, हमेशा बताया है कि किस तरह आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ जुड़ सकते हैं। और मैं यही बप्पा से हर बार इतने सालों से प्रार्थना करता आया हूं कि ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें, कोशिश करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चेहरों पर मुस्कानें लेके आ सकें। बप्पा हमेशा आपके साथ रहते हैं, बस विघ्नहर्ता ऐसे नहीं कहा जा सकता, हमेशा विघ्न हरते आए हैं लोगों के। बस आप जरिया बनने की कोशिश करें ताकि आप भी लोगों के विघ्न हर सकें। फिल्मी दुनिया के सितारे हमेशा की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी को बेहद उल्लास के साथ मना रहे हैं। एक्टर नितिन मुकेश ने कहा कि वो बप्पा को अपने घर का ही सदस्य मानते हैं और गणेश चतुर्थी के इन 10 दिनों में बप्पा के साथ सारे त्योहार मनाते हैं। हम इनके साथ एक दिन होली भी खेलते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, राखी की का एक ट्रेडिशन भी है, सारी बहनें आती हैं, 56 भोग लगता है, सत्यनारायण की कथा होती है, सुंदरकांड होता है। सारा जो आप श्रृंगार देख रहे हैं मेरे पिताजी, मेरी माँ अपने हाथों से करते हैं। मेरी माँ बैठकर महीनों पहले से ही डेकोरेशन का पूरा जो है काम शुरू कर देती हैं और अपने हाथों से सब कुछ अपने हाथों से करती हैं। इनफैक्ट डिजाइनर रह चुके हैं, तो उनका एक शौक है कि हर साल कुछ एक नया इनका अंग वस्त्र कुछ एक नए रंग रूप का हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लोक पर्व नुआखाई पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कृषि आधारित लोक पर्व नुआखाई के अवसर पर मेरी ओर से समस्त देशवासियों, विशेषकर ओडिशा वासियों को हार्दिक बधाई। ये त्योहार कृषि के प्रति सम्मान और किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर है। ये सद्भाव और आत्मीयता का प्रतीक है। मेरी शुभकामना है कि नुआखाई सभी के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करे।
रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबर का। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हथियारबंद शख्स ने शहर के कैथोलिक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान उपस्थित बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मिनियापोलिस पुलिस के मुताबिक फायरिंग में 8 और 10 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हमलावर की पहचान 23 वर्षीय रॉबिन वेस्टमैन के रूप में की गई। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति राइफल, शॉटगन और पिस्तौल से लैस था। उसने चर्च की खिड़कियों से गोली चलाई और फिर खुद को भी गोली मार ली। इसके साथ ही न्यूज़ 18 में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।